हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सफ़र बाई अमित में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। रियल नंबर के इस चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, बहुत अच्छे और शानदार तरीके से पढ़ लिया है। अब इसमें आज हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 यानी कि 1.2 के कुछ अच्छे प्रश्न को भी करेंगे और सारे प्रश्नों को भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बस इतना ही के साथ। जैसा कि आपको प्रश्न संख्या 2 दिख रहा होगा, और इसमें हम लोग पार्ट 2 में ही कवर कर चुके हैं इसका पहला क्वेश्चन। और इसमें प्रश्न बोला जा रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में क्लियर कर चुके हैं, और यहाँ से दूसरा प्रश्न जो है हम लोगों का शुरू हो चुका है। 510 और 92, इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हमारे पास प्रश्न है, पहली संख्या है 510 और यहाँ दूसरी संख्या है 92। इन दोनों का हम लोगों को निकालना है। यहाँ से हल करते हैं। पहले बताया जा रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम। एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम बराबर क्या होगा, और जांच भी करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। और यहाँ पर हम लोग पहली संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 510 ये 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और फिर हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर ये हमारा देखते हैं 3 से जाता है या नहीं। 3 से जाने वाला है। 8 तिरी 24, 5 तिहाई 15। फिर ये हमारा 5 से जाएगा, 17 पचे 85। फिर इसके बाद लिखेंगे 510। 510 जो है बराबर होगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार हम लोग 92 को भी तोड़ लेंगे। 92 हो गया हमारा, ये 2 से जाने वाला है। 4 दूनी 8, ये 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूनी 46। इसको हम लोग तोड़ करके यहाँ लिख लेते हैं, कितने के बराबर होगा। 2 है, 2 अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में 2 कितना है हमारा, तो 2 बार 2 आया है, यहाँ पावर में 2 लगा देंगे। और इसके बाद में 23 है, तो यहाँ पर हम लोग 23 लगा देंगे। इतना देने के बाद में सबसे पहले हम लोग से पूछा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। पहले हम लोग एचसीएफ का जवाब दे लेते हैं। यहाँ लिखा जाएगा एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का पहला आप नियम ये सीख लें कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है, उस चीज को हम लोग सिर्फ लिखेंगे। एचसीएफ निकलेगा कब, जब दोनों में कॉमन कुछ आएगा तब। सिर्फ कॉमन वाले को लिखना है। कॉमन में यहाँ पर देखेंगे तो 2 नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर भी 2 नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 1 ठो 2 अवेलेबल है, और यहाँ पर हमारे पास 2 ठो अवेलेबल है, यानी पावर में घात अगर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो लेकिन इसमें हम लोग सेलेक्ट कौन सा करेंगे, तो मसा में हम लोग वही लेते हैं जो सबसे कम वाला होता है। तो सबसे कम वाला किसके पास है, इसके पास है। यहाँ तो डबल 2 दिख रहा है ना, यानी पावर में 2 है, तो सबसे कम वाला यहाँ पर है, यानी कि हम लोग 2 ले लेंगे। इसके बाद में और भी कुछ मिल रहा है क्या, 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं। 5 इसमें है, इसमें है ही नहीं। 17 भी इसमें है, इसमें नहीं है। 23 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो सिर्फ हमारा यहाँ तक एचसीएफ हो गया उत्तर। इसके बाद रही बात हमारा एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम पर गौर कीजिएगा। एलसीएम हमारा किस प्रकार मिलेगा। ये एलसीएम कहता है कि जो कॉमन आ रहा है वो भी लिखो, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखो। फिर से एक बार इसको हम समझाते हैं। एलसीएम कहता है कि जो कॉमन आ रहा है वो भी लिखो, और जो नहीं आ रहा है वो भी लिखो। तो हम लोग दोनों को लिखेंगे, लेकिन गौर करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, केयर करेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि एलसीएम में वही होगा जो दोनों में मिल रहा है, तो वो लिखो। तो कौन सा, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो वाला। इन दोनों में 2 तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर 2 अवेलेबल है, तो 2 का पावर 2 कर दिया जाएगा। ये कहता है कि जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। चलिए भाई, 3 है इसमें, इसमें है नहीं है, इसको भी लिखना है। ये एलसीएम इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और
5 इसमें है, इसमें अवेलेबल है नहीं है, 5 को भी लिख लेंगे क्योंकि इसको मिलना जरूरी नहीं है। 17 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे हम लोग क्या 17। लेकिन हाँ 23 इसमें है, लेकिन इस वाले में है पहले वाला में, तो पहले वाला में 23 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 23 भी लिख लेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम लोग गुणा कर देंगे और गुणा करके हल करते हैं और देखते हैं हमारा कितना उत्तर आता है। इस प्रकार अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो पाएंगे अपना गुणा करने के बाद में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4, और फाइनली गुणा करते हुए यहाँ हम लोग चले आएंगे। सबको अगर हम बारी बारी से आपस में गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा 23,460। इसके बाद में हम लोग करेंगे, ये हमारा तो एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया ये इतना। लेकिन अभी हमारा आंसर इतना ही तक नहीं रहा है बच्चों, आगे भी करना है। इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो आइए हम इस साइड में अपना जांच कर लेते हैं और जांच करने का तौर तरीका क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जांच, और जांच करने के बाद में हमारा मात्र इतना ही प्रश्न था कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें ऑलरेडी दो संख्याएं दी हुई है, यानी पहली संख्या हमें दे रखा है 510 और दूसरी संख्या दे रखा है 92। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर हम यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो 510 और 92 को आपस में हम गुणा करेंगे, क्योंकि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम आपस में लिखेंगे, हो जाएगा 510 और गुणा दूसरी वाली संख्या क्या है बच्चों 92 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 92 हो गया बराबर। अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनली आएगा 46,920। ये फाइनली आ जाएगा हमारा 46,920। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा अपना। और ये तो हमारा निकला दो संख्याओं का गुणनफल। एक निकालना हमें एलसीएम गुणा एचसीएफ, उसको भी निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो चलिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का भी आपस में हम गुणा करेंगे कि क्या होगा। तो हमारा बच्चों यहाँ पे फाइनली एलसीएम जो है आ चुका है 23,460 और गुणा है तो गुणा अप्लाई कर देंगे। जबकि एचसीएफ यहाँ मांग रहा है तो एचसीएफ का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 2। यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला है 2 और फाइनली गुणा करिएगा तो 0 में 2 का गुणा करिएगा 0 होगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, यहाँ कोई कैरी नहीं है, हासिल नहीं है, 2 दूनी 4, ये भी हो गया हमारा 46,920। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितना हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल है उतना ही इसका लसा गुणा मसा है। लिखा जाएगा अतः दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है, किसके बराबर है, जितना हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आया उतना ही तो ये भी आया, यानी लसा गुणा मसा आया। यहाँ लिख दिया जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही हम लोगों को जांचना था कि बराबर है या नहीं। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए थोड़ा सा हम साइड हट जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी का एक और तीसरा प्रश्न आ गया जो बिल्कुल आसान प्रश्न है, 336 और 54, जो बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी हल करेंगे और बहुत अच्छे से हल करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। यहां करेंगे हल 336 और 54, इन दोनों का भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एचसीएफ बराबर वाट और एलसीएम बराबर वाट। और एक वही बात अंत में वो भी होगी जो बात हम लोगों को जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, उसको भी कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ लें। तो यहाँ लिखेंगे 3 3 6, ये हमारा 2 से जाएगा
16 दूनी 32 और ये हमारा हो गया 3 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे 8। फिर ये हमारा जाने वाला है 2 से, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर अगले स्टेप में जाएंगे, 2 से ही ये जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर जाने वाला अगला स्टेप में 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब ये हमारा जाने वाला है 3 से। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये बच्चे वाली चीज है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 3 सते 21 हो जाएगा। इसको हम लोग आइए गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 इज इक्वल टू 2। पहले आप पता लगा लीजिए कितने बार आया है, 1 2 3 4, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 कितने बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। 7 कितने बार आया हुआ है, तो मात्र 1 बार आया है, यूं ही छोड़ देंगे। इसके बाद में अब बारी आती है 54 की। इस 54 में भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। फिर इसके बाद में ये हमारा 2 से जाने वाला है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, हमारा 3 से जाएगा, 9 तियां 27 हो जाएगा। फिर ये हमारा 3 से निकलेगा और ये 3 हो जाएगा फाइनली। अब इसके बाद में हम लोग 54 को भी कुछ इसी प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ 2 कितने बार आया हुआ है, तो मात्र 1 बार आया हुआ है। और 3 कितने बार आया हुआ है, तो यहाँ हमारा 3 बार आया हुआ है। इसके बाद में विशेष करके बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF में आप लोगों को हम पहले भी प्रश्न में बता चुके हैं कि HCF हमारा वही होगा जो इन दोनों में मिले। लेकिन हाँ, मिले तो सबसे कम वाला लेना है, ये नहीं कि पावर ज्यादा वाला ले लेना है, सबसे कम वाला और सिर्फ मिलने वाला, दोनों में कॉमन वाला। तो दोनों में तो 2 नजर आ रहा है, 2 लिख लेंगे, लेकिन कम वाला रखना है। यहाँ पर 2 सिंगल है, अकेले है, और यहाँ पर 4 पीस है, यानी कि 4 ठो 2 यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम लोग सिंगल वाला ही रखेंगे। इसके साथ साथ और क्या मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे कम आप पता कीजिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ 3 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारा जो HCF निकला वो 6 निकला। इसके बाद में बात आती है LCM की। एलसीएम की बात आती है तो कहता है कि जो मिले वो भी मंजूर, जो ना मिले वो भी मंजूर। यानी कि जो मिल रहा है वो भी लिख लीजिए और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिख लीजिए। ये एलसीएम बहुत सब्र से रहने वाला चीज है भाई। तो आइए अब शुरू करते हैं। इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले आप मिलने वाला देख लीजिए। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन ये कहता है कि हाँ जब हम मिल रहे हैं तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला से काम चलने वाला नहीं है। तो आइए यहाँ पे सबसे बड़ा वाला हम ले लेते हैं, 2 का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद में आप देख लीजिए 3 3 भी मिल रहा है बच्चों, तो सबसे बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कहता है कि जो मिल रहा है वो तो लिख ही लिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी लिख लेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। हमारा ये 7 7 जो है ये नहीं मिल रहा है, तो फाइनली हम यहाँ पर 7 भी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे के कैलकुलेशन भी करेंगे। और आगे कैलकुलेशन करने के बाद में अगर आप लोग इसे देखिएगा, हल कीजिएगा, तो 2 का पावर 4 हो जाता है आपका 16, और ये 3 का पावर 3 हो जाता है, तीतरी के 9 9 तियां 27 हो जाता है ये। फिर इसके बाद में 7 यूं ही छोड़ देंगे हम लोग, ऐसे ही जैसे ये गुणा में है। और ये हमारा फाइनली अगर आप गुणा मारेंगे तो हो जाने वाला है 3024। इसे आप गुणा करके देख सकते हैं, ये 3024 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा यही हमारा एलसीएम निकल गया और ये हमारा एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ से बात आती है जांच वाली। यहाँ जांच भी हमें करनी है, यहाँ लिख लेंगे जांच। चलिए जांच करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आइए पहले दोनों संख्या को गुणा कर लेते हैं। यहाँ हमारा है 336 और है 54। यह है 336, एक है हमारा 54। और जैसे ही हम लोग गुणा करते हैं तो ये हमारा गुणा करने के बाद में आएगा 18144। ये फाइनली हमारा इतना होने वाला है 18144 अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो।
और गुणा करने के बाद में अब हम लोगों का काम है इसका लघुत्तम और महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल निकाल लेना, यानी HCF और LCM का लघुत्तम निकाल लेना। तो आइए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे HCF गुना LCM। अगर ये निकालते हैं तो हमारा देखते हैं क्या आता है। HCF कितना है बच्चों, यहाँ 6 है, तो पहले HCF का वैल्यू अप्लाई कर देंगे 6। फिर इसके बाद में हम लोग LCM क्या कितना निकालें, यहाँ देखिए हमारा जो गरम गरम अभी तुरंत निकला हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया 24। इतना करने के बाद में हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों को गुणा मार लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 कैरी था हमारा, 12 2 हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल 1, और 6 को आप 0 से गुणा करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन एक जो कैरी है वो हम लोग लिख देंगे, और 3 छक्के 18। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जितना हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आया है उतना ही हमारा यहाँ पर लसा गुणे मसा भी आया है, यानी कि दोनों का दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है LCM गुणा HCF। या तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले HCF लगा सकते हो और बाद में LCM भी कर सकते हो। ये गुणा का मैटर है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ये आगे पीछे चल सकता है। इस चीज को हम लोगों को इतना ही प्रूफ करना था। तो यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोगों का अगला प्रश्न ये रहा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न में दर्शाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 बराबर ज्ञात कीजिए। मात्र इतना सा प्रश्न है, हम लोग लिखते हैं हल। बहुत इजी प्रश्न है, इसको देखिए और ये आसानी से बन भी जाएगा हल। यानी हम लोगों को दे रखा है HCF जो है, यानी पहली संख्या इसमें दी हुई है 306 और दूसरी संख्या क्या दी हुई है बाबू, 657। फिर इसके बाद में इसका HCF भी दे रखा है कि 9 है, ये हमारा इतना प्रश्न में दे रखा है। और फिर इसके बाद में बताया जा रहा है कि आप LCM निकाल दीजिए, लेकिन किसका निकालिए, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का निकाल दीजिए कि क्या होगा। यानी 306 और 657 बराबर 8, इतना प्रश्न था। तो आप लोगों को हम एक फॉर्मूला भी बताए थे, ये दूसरी वीडियो में था हमारा पार्ट 2 में, अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें बताया गया होगा। चूंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ये सूत्र होता है HCF गुणे LCM। अब आइए बारी बारी से हम लोग इसके वैल्यू को रखते हैं। पहली संख्या अगर हम देखें तो हमें 306 दिया है, 306, और यहाँ गुना का सिंबल दे देते हैं। दूसरी संख्या अगर हम लोग देख लें तो दूसरी संख्या दे रखा है 657, और इसमें HCF कितना दिया है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है। यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि 9 दे रखा है, और यहाँ से हम लोगों का LCM पूछ दिया कि LCM बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि इस साइड में ये गुणा में है तो ये भागा में जाएगा। फाइनली इसको हम भागा में लिख देते हैं, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू LCM हो जाएगा यहाँ पर। अब 9 का आप भाग दे करके देख लीजिए कौन सी संख्या कट रही है, पहली वाली कट रही है या दूसरी कट रही है। आइए हम पहली में ही पहले ट्राई मार लेते हैं। 9 तिया 27 हो जाएगा हमारा, जबकि यहाँ से निकलने वाला है 3 9 चौके 36। बहुत अच्छी तरीके से ये कट रहा है, 9 तिया 27
और 3 निकलेगा, 9 चौके 36, यानी फाइनली हो गया हमारा 34 गुना 657, ये एलसीएम हो गया। अब इन दोनों को भी हम गुणा कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना आता है। 657 और यहाँ हो गया 34, 28 की 8 हासिल हुआ 2, इसके बाद में 4 पच्चे 20, 20 और 2 हो गया 22, 22 का 2 हासिल हो गया 2, 6 चौके 24 और 2 हो जाएगा 26, 24 और 2 26। अब हमें 3 का गुणा मारना है बारी बारी से। 3 सते 21 का 1 हासिल 2 हो गया, 3 पच्चे 15 और 2 हो गया कैर, यहाँ पे 17, 17 की 7 कैरी हो गया 1, और ये छतरी 18 और एक कैरी था यहाँ 19, यहाँ 19 कर लेंगे, ये हो गया 8, 3 6 दूनी 12 और 13 की 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, यानी कि हमारा फाइनली आ गया 22,338, 22,338 ये हमारा एलसीएम रहा फाइनली हमारा। इसलिए एलसीएम बराबर 22,338, यही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो हमारा इस प्रकार आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो 6 का पावर n है ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, या कोई भी संख्याएं यहाँ पर आएंगी और आते आते ये 0 पर समाप्त होंगी या नहीं होंगी, हम लोगों को यही बताना है। तो चलिए अब इसको करते हैं हल। यहाँ पर लिखेंगे हल। यदि 6 के पावर n का इकाई अंक 0 है तो इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। बच्चों आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0 आता है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होता है। जब आप उसका गुणनखंड तोड़ेंगे तब, जैसा मानकर चलिए हमारे पास एक संख्या है 10, तो इसमें आप तोड़ेंगे तो 2 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। ये जो हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक जो है हमारा 5 आ गया। या तो फिर मान लीजिए कोई संख्या अगर 20 है और ये जब ये शुरू हो रही है 0 से या समाप्त है 0 पर, तो पक्का है कि इसमें 5 होगा ही होगा। यानी यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 4, सॉरी यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है 4 × 5 किया जा सकता है, 5 के 20 हो जाएगा। यानी हमारा सीधा कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी संख्या का जो अंक है वो 0 पर समाप्त होता है तो उसका एक गुणनखंड अवश्य 5 होगा, यदि आप गुणनखंड तोड़ेंगे तब। जैसे मानकर चलिए हमारे पास कोई संख्या 30 है, तो इसको हम 6 × 5 तोड़ सकते हैं क्या? अवश्य गुणनखंड है हमारा उसमें 5 होगा ही होगा। कब? जब वो 0 पर समाप्त होगा तब। वहीं से हमने ये चीज ले लिया है कि अगर ये 6 का पावर n जो है ये इसका इकाई अंक 0 होगा तो पक्का है कि इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। परंतु इसमें अगर हम देखें तो 6 के पावर n को आप ये बताइए 2 × 3 का पावर n कर सकते हैं क्या? ये ब्रैकेट में है दोनों, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और पावर n है तो n है। ये जो पावर है n वो 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, यानी दोनों के लिए है। अब इन पावर को हम अलग अलग भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि 2 का पावर n × 3 का भी पावर n। लेकिन हम इसमें कहीं पर भी इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं देख रहे हैं।
जो यह दर्शाता है, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा पता चलता है, या आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 का पावर n का मात्र गुणनखंड है 2 और 3 ही जो है इस 6 के पावर n का मात्र ये गुणनखंड है। इसलिए 6 का पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो बच्चों फाइनली हम लोग इसे मान लेते हैं 0 पर समाप्त होगी, लेकिन कब? जब इसके किसी भी अभाज्य गुणनखंड में कोई एक 5 होता तब। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो फिक्स है, आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक गुणनखंड जो है 5 अवश्य होगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर हमने गुणनखंड तोड़ा लेकिन कहीं पर भी 5 नजर नहीं आया। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, आप चुपचाप ऐसे कर सकते हैं, 6 का पावर n और इन दोनों को तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 और पावर n है तो n कर दीजिए। और इसके बाद में बारी बारी से ये जो आपको हम बताएंगे पावर जो है इन दोनों के लिए है, तो एक बार 2 का पावर n लगा दीजिए और एक बार 3 का पावर भी n कर दीजिए। फिर इसके बाद में आपको देखने से यह पता चल जाएगा, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 के पावर n का मात्र गुणनखंड है। मात्र यही दोनों गुणनखंड है, इसके सिवा और कोई गुणनखंड नहीं है, 5 नहीं है। फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 6 का पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए, यानी कि n 6 का पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए, यानी n की जगह पर आप कोई प्राकृत संख्या रखिएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना सा हमारा प्रश्न था। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं, जो हमारा प्रश्न संख्या 6 है, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं और ये भी है, तो क्यों? इस क्यों का जवाब देना है कि क्यों भाज्य संख्या है। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देना चाहते हैं। हमारी कोई भी संख्याएं भाज्य बनती हैं कब? जब उसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है तब। एक उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए, जैसे मानकर चलिए कि 10 है भाई, 10 को भाग लगाने वाला कौन कौन है? 2 भी भाग लगाएगा 10 को, 5 भी भाग लगा देगा 10 को, 1 भी भाग दे देगा, 4 भी भाग दे देगा, सॉरी 4 या नहीं, यहाँ पे 10 भी भाग दे देगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि 10 को भाग देने वाली यहाँ पर 4 संख्याएं तैयार हो गई हैं। यानी हमारा ये परिभाषा होता है या नियम होता है कि भाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक ये भाग लगाने वाली संख्याएं हो। बस इतना से करके हम लोग पकड़ सकते हैं। तो हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। फिर उसके बाद में हमारा हो गया यहाँ पर पहली संख्या, जो किस प्रकार दिया हुआ है एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का है 13। फिर इसके बाद में हमें दी हुई है, इसको पहली संख्या को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लिया जाएगा, इन दोनों में से बताइए बच्चों कॉमन क्या आएगा? तो 13 हम लोग बहुत आसानी से ही निकाल सकते हैं, 13 निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा क्या? 7 गुणे 11 गुणे 13 तो बाहर हो गया, अब इसके जगह पर 1 आ जाएगा। 13 में 1 से आप गुणा करेंगे तो 13 ही होगा, प्लस
प्लस है तो आप प्लस दे देंगे, और ये 13 है तो 13 यहां से भी बाहर हो गया, तो इसके जगह पर भी हमारा 1 बचेगा। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे 13 और अंदर वाले को गुणा करके जोड़ देंगे, जो हमारा होगा 11 सते 77, और 77 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 77, और जोड़ में 1 है तो हो गया हमारा 78। तो फाइनली यहां हम गुणा का क्या कर देंगे 78। इतना करने के बाद में हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में हमें दूसरी संख्या भी दी हुई है, जो दूसरी संख्या है वो क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। दूसरी संख्या बताई जा रही है 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर इसके बाद में जोड़ और फिर है 5। मात्र इतना दिया हुआ है दूसरा संख्या। आइए हम दूसरा संख्या को भी पता लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 निकलने वाला है कॉमन। अगर हम प्लस के इस साइड टोटल को देख लें, सारा गुणा में है, और प्लस के बाद वाली भी हमारी संख्या किस में है, वो 5 है, और इधर में भी एक 5 हमारा आ रहा है, जो आसानी से ये कॉमन निकल जाएगा। उभयनिष्ठ है 5, दोनों में है, तो 5 हम बाहर कर लेते हैं। तो अंदर क्या बच सकता है, यहाँ 7 बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 आपका बाहर आ गया, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा, और गुना का 3 होगा, गुना का 2 होगा। आप लिखो 1 या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और प्लस लगा दो। यहाँ जो 5 है वो बाहर आ गया बाबू, तो फिर बचेगा क्या हमारा 1 बचेगा, यहाँ 1 ही कर देंगे। इसके बाद में सारे संख्याओं को गुणा करते हैं, अंदर में जितनी भी हमारी संख्याएं हैं। ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42 का गुणा 1 से करेंगे, हो जाएगा 42। 42 का गुणा आप 42 का गुणा 4 से कीजिएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, 168 होगा, यानी कि यहाँ तक। अब 3 से करना है एक बार गुणा, तो यहाँ 3 कर लेते हैं, 3 8 24 की 4 हासिल 2 हो गया, 3 छके 18, 18 और 2 यहाँ 20 हो जाता है, हासिल 2 होगा, 3 ने कम 3 और 2 हासिल हो गया हमारा 5। इतना हो गया जो हमारा फाइनली 3 तक काम पहुंच गया। इसके बाद में 2 से भी आगे कर लेते हैं गुणा, 504 का डबल हो जाएगा 1008। 1008 में आप 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009। इतना हो गया। तो हमारे पास 2 संख्याएं मिल गई। पहली संख्या इतना दे रखा था, जो हमने इन दोनों में से 13 कॉमन लेकर के इतना के रूप में कर लिया, यानी 13, और ये गुणा फाइनली करके 1 ऐड करिएगा, 78 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमें दूसरा संख्या ये दे रखा था, जो इन दोनों में हमारा 5 आ रहा था, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ रहा था। तो हमने क्या किया कि इसको भी निकाल लिया, 5 निकाल करके, और फाइनली हमने हल किया, और अंदर में 1009 आ गया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या में अगर हम गौर से देखें तो पता चल रहा है चलिए, तो इसके बाद में हो जाएगा हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या में ये पता चल रहा है कि अतः दी गई संख्याओं, हम लोग इसको कुछ लैंग्वेज के तौर पे लिख लेंगे, दी गई संख्याओं, यानी हम लोगों को ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं। अतः दी गई संख्याओं, यानी ये पहला वाला 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तथा एक संख्या ये भी है, तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, दी गई संख्याओं इतना तथा इतना का, इतना तथा इतना का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए ये संख्याएं भाज्य हैं। ये क्यों संख्याएं भाज्य हैं? क्योंकि इनके जो गुणनखंड है, इसके भी गुणनखंड अगर आप देखें तो इसका गुणनखंड 13 हो जा रहा है,
78 भी है, और इसका स्वयं का एक गुणा और करिएगा, जो और भी आने वाला संख्या होगा वो एक अलग गुणनखंड हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल भी उसका गुणनखंड होगा और एक भी गुणनखंड होगा। तो इसकी इतनी सारी संख्याएं जो है गुणनखंड है, और इसी प्रकार इसमें भी है। अतः ये दोनों दी गई संख्याएं क्या होंगी? भाज्य होंगी। क्योंकि भाज्य होने के लिए हम आपको बताए हैं कि 2 से अधिक संख्याएं अगर भाग लगा देती हैं तो वो पक्का है कि वो भाज्य संख्याएं हैं। अगर इसकी हम बात कर लें तो आप 13 में और 78 का गुणा करिएगा तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा। तो जो इसका गुणनफल आएगा वो संख्या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उसमें 13 से भाग दीजिएगा तो वो 78 बार में कटेगा। अगर आप 78 से भाग दीजिएगा तो वो 13 बार में कटेगा। अगर आप उसमें 1 से भाग देंगे तो जो संख्या होगा उतना ही बार में कटेगा, और जो संख्या है उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी कि 4 संख्याएं इसमें भी है भाग देने वाली। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है। अगर इन दोनों को आप गुणा करते हैं तो कुछ संख्याएं आएंगी जो XYZ के रूप में आप कुछ भी मान सकते हैं, मानेंगे क्या, या गुणा भी कर सकते हैं तो वो आ जाएगा। तो अगर आप 5 से भाग देते हैं यदि उसमें, तो आपका 1009 बार में कटेगा, और 1009 से भाग देंगे तो वो 5 बार में कटेगा, और फाइनली वो जो गुणा है उसमें तो 1 से भी भाग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 से ज्यादा संख्याओं से ये भाग जा रहा है। अतः दी गई संख्या इतना यानी कि ये वाला तथा इतना यानी कि ये वाला संख्या का जो गुणनखंड है वो 2 से क्या है? अधिक है, इसलिए ये संख्याएं क्या है? भाज्य हैं। तो चलिए अब हम लोग इस लास्ट वाले प्रश्न की ओर लौटते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्नावली 1.2 का लास्ट ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वृत्ताकार पथ को दर्शा दे रहे हैं, और ये कोई खेल का मैदान है जो वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की कोई लड़की है और इसे एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट के समय लगते हैं। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कोई रवि नाम का लड़का है, अगर वो एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट का ही टाइम लगता है, यानी कि इस बिंदु से। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक, एक ही स्थान एक ही समय में और दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मानकर चले ऐसे ये एक ही राउंड में, ये एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये बात हम लोगों को बताना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत से आप लोगों ने क्लास में भी देखा होगा, कोई टीचर डायरेक्ट कहते हैं कि आप इसका एलसीएम निकाल लो। क्यों एलसीएम निकाल लो? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आप देखें यहाँ गौर से, रवि नाम का जो लड़का है ये 12 मिनट में ही एक राउंड अपना यानी कि एक चक्कर कंप्लीट कर दे रहा है। कहीं ना कहीं रवि का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, जबकि सोनिया 18 मिनट का समय ले लेती है और ये 12 मिनट में ही कंप्लीट करता है। तो जो पहले कंप्लीट कर दिया इसका मतलब कि उसका स्पीड ज्यादा रहा होगा। और इसके बाद में जैसे ही रवि चला यहाँ से, तो आगे आगे रवि निकल जाएगा और पीछे से सोनिया भी आएगी, और आगे रवि निकलेगा, पीछे से सोनिया, आगे रवि निकल जाएगा और पीछे से सोनिया। एक टाइम ऐसा आएगा कि रवि पुनः पकड़ लेगा। तो आप यहाँ पर गौर से ये समझें कि रवि जो है जब ये 12 मिनट में कंप्लीट करता है एक चक्कर, तो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद ही पुनः वो सोनिया को पकड़ेगा। तो 12 मिनट के बाद ही पकड़ेगा। एक चक्कर लगाने का मतलब कि वो 12 मिनट अपना वो समय बिताया और 12 मिनट के बाद में ही वो पकड़ेगा, तो 12 मिनट से वो ज्यादा ही उत्तर आएगा। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा जो 12 मिनट के बाद में आएगा। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा वो कम आ जाएगा। तो हम लोगों को कम नहीं निकालना है बल्कि ज्यादा ही निकालना है। इस वजह से हम लोगों को एलसीएम निकालना है। हम लोगों का उत्तर जो होगा वो 12 मिनट के बाद ही आएगा, क्योंकि एक चक्कर के बाद ही वो पकड़ेगा, इसलिए यहाँ एलसीएम निकालना जरूरी है। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल
एक हमारे पास पहली संख्या दी हुई है जो है 12, इसका निकाल लेते हैं 2 से, ये 6 बार में जाएगा और ये फिर 2 से जाएगा, ये 3 बार में। और इस प्रकार हम 12 का अभाज्य गुणनफल तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 2। 2 कितने बार आया? 2 बार। और 3 कितने बार आया? 1 बार। ठीक उसी प्रकार एक बार हम लोग 18 का भी निकाल लेते हैं। यहाँ 18 करके ये 2 बार में, 9 दूनी 18, फिर इसके बाद में ये 3 बार में जाने वाला है तितरी के 9 हो जाएगा। फिर इसको भी लिख लेते हैं 18 बराबर 2 गुना यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाने वाला है। अब यहाँ पर फाइनली हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बराबर यानी इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है? तो पहला नंबर की 2 2 मिल रहा है। एलसीएम कहता है कि जो कॉमन आ रहा है वो तो ले लो, कोई दिक्कत हमको होने वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा यहाँ पर है 2, यानी 2 का पावर हो जाएगा 2। इसके बाद 3 3 भी मिल रहा है, लेकिन देखिए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर उपस्थित है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ तो एक ही 3 है, तो हम लोग को कम वाला 3 नहीं लेना है, यानी कि ज्यादा वाला लेना है। तो ज्यादा में 3 का स्क्वायर है, इसको आप गुणा करिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका भी आप डबल कर देंगे, तितरी के 9 हो जाएगा। और फाइनली ये 9 चौके 36, यानी कि आपका हो गया 36 मिनट्स। ये हमारा 36 मिनट्स हो गया है। इन दोनों को गुणा कर देंगे और ये हमारा फाइनली हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट ये उत्तर हो गया। अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे।